कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से मैं रामकृष्ण शर्मा आप लोगों के सामने प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। तो इसके पहले जितनी भी बातें हुई थी, डिजिटल सिस्टम क्या होता है, उसमें बसेस का क्या काम है, बस आर्बिट्रेशन क्या होता है ना, ये सारी बातें हो चुकी हैं। तो अब हम लोग किस तरह से प्रोसेसर काम करता है एक कंप्यूटर सिस्टम में, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, है ना। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट कि जब आपको जैसे ही वीडियोस कोई अपलोड करता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसकी जानकारी ले सकें, आप पढ़ सकें, है ना, ताकि आपका सब्जेक्ट हमेशा तैयार रहे। और COA ये जो सब्जेक्ट है इस तरह से यहाँ पर रखा जा रहा है सो दैट कि आपका जो नॉलेज लेवल है वो ऐसा हो कि आप कभी इंटरव्यू में जाएं, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बैठे तो उसमें भी आपका पूरी तैयारी के साथ आप एग्जाम को दे सकें। इस पॉइंट से हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। आइए हम लोग शुरू करते हैं प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन। देखो, एक तो पूरा का पूरा जो मेमोरी है वो कई सेगमेंट्स में हम लोग डिवाइड करके रखते हैं, है ना। इनिशियली जो प्रोसेसर्स हुआ करते थे उसमें तो ऐसा सेगमेंटेशन नहीं था, लेकिन ये सेगमेंट करने की बड़ी सारी वजह थी, है ना। एक तो ये है कि जब इनिशियल लेवल पे जब प्रोसेसिंग की बात की गई तो वहाँ पर भाई कोई फंक्शन अगर परफॉर्म हो रहा है तो जो डेटा है, कोड है, वो सारा कुछ मेमोरी में कहीं पर रखा हुआ है, तो उस एड्रेस को ना लोकेट करके और वहाँ से उस डेटा को या इंस्ट्रक्शन को फाइंड आउट करके और उसके अकॉर्डिंग प्रोसेस कर लेते थे। लेकिन हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि पैरेलल प्रोसेसिंग हो, मतलब कई सारे प्रोसेसर्स एक साथ काम कर रहे हैं। तो जब एक साथ काम करेंगे तो उस समय मान लीजिए पहले प्रोसेसर दूसरे प्रोसेसर दोनों को कोई डेटा की ज़रूरत है ना। एड्रेस बस तो एक ही है, तो एक ही लोकेशन को एक समय में एड्रेस कर पाएंगे और उसका डेटा ले पाएंगे। दिस इज द प्रॉब्लम। अच्छा, दूसरी चीज़ ये भी है कि मान लीजिए मेमोरी लोकेशंस को हम इनेबल कर भी लें तो ऐसी कंडीशन में वहाँ से डेटा को एक साथ दो पोजीशंस पर ले आना, दिस इज ऑल्सो ग्रेट वर्क, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम जो मेमोरी लोकेशंस है उनको अलग अलग सेगमेंट में डिवाइड कर दें और जो भी सेगमेंट्स हैं अब इन सेगमेंट्स को हम इनेबल करके और वहां से आप डेटा को एक्सेस करा सकते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से क्या होगा, अगर कोड सेगमेंट अलग होगा, डेटा सेगमेंट अलग होगा, स्टैक सेगमेंट अलग होगा, है ना। तो ये कोड सेगमेंट जहाँ पर प्रोग्राम हमने रखा हुआ है वहां से हम प्रोग्राम को जो इंस्ट्रक्शन है उसको रिट्रीव करेंगे। उसी समय कोई प्रोसेस अगर चल रहा होगा तो डेटा सेगमेंट से आप डेटा को भी रिसीव कर पाएंगे सो दैट कि वो प्रोसेस हो पाए। उसी समय स्टैक सेगमेंट भी अपना काम कर रहा होगा। मान लीजिए कोई ब्रांचिंग हो रही है और कोई ऐसी जरूरत पड़ रही है कि स्टैक में डेटा को या टेम्पररी डेटा को या प्रोग्राम्स को स्टोर करना पड़ रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्टैक सेगमेंट को भी उसी समय यूज कर रहे होते हैं। यही वजह है कि पूरी मेमोरी को कई भाग में सेगमेंट किया गया। तो जो कोड सेगमेंट है हमारा वो जिसमें जहाँ वह मेमोरी लोकेशन का वह पोर्शन है जहाँ पर कोड्स को रखा जाता है, प्रोग्राम को स्टोर किया जाता है। डेटा सेगमेंट वह पोर्शन है जहाँ पर डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। ये डेटा इनपुट पोर्ट से आया होगा या ALU से प्रोसेस होने के बाद आपने स्टोर कराया होगा, है ना। या आउटपुट पोर्ट पर कुछ डेटा सेंड करना है तो वो चीज़ आपने यहाँ पर स्टोर करके रखी हुई होगी। तीसरा आपका स्टैक सेगमेंट है। ये आपका नॉर्मली स्टैक जो हमारा होता है, स्टैक का पर्पज़ क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए कोई मेमोरी है हमारी, उसमें ढेर सारी लाइन्स हैं, ये पूरा प्रोग्राम है, इसमें आपने कहीं पर फंक्शन कॉल किया। तो फंक्शन कॉल किया मतलब या तो सब रूटीन कॉल आपने किया। सब रूटीन एक प्रोग्राम होता है जो कहीं अलग लिखा गया है और उस प्रोग्राम को आप अपने मेन फंक्शन में यूज कर रहे हैं, मेन प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं। तो जैसे ये लाइन रन होगी अब यहाँ से पूरा कमांड इस प्रोग्राम पर चला जाएगा, पूरा ये प्रोग्राम रन होगा, उसके बाद फिर वापस यहाँ पर लौटेंगे और फिर मेन प्रोग्राम अपना रन करेगा, ठीक है ना। तो जिस समय अच्छा ये प्रोग्राम का मेमोरी लोकेशंस को आप देखिए, मान लीजिए आप 1011 मेमोरी लोकेशन पर ये था और ये हमारा 2000 से इसको स्टोर किया गया है। तो इमीडिएटली जो आपका प्रोग्राम का मेमोरी लोकेशन होगा 2000 पर चला जाएगा, प्रोग्राम काउंटर की जो वैल्यू होगी। लेकिन 1011 को तो स्टोर करके रखना पड़ेगा क्योंकि इसके बाद मेन प्रोग्राम जब बाद में फिर रन होगा तो यहीं से रन होना है। तो हम क्या करते हैं, ये टेम्परेरी जो डेटा है इसको हम स्टैक में स्टोर करके रखते हैं। ये तब तक यहाँ स्टोर्ड रहेगा जब तक आपका ये सब रूटीन प्रोग्राम रन करेगा। जैसे सब रूटीन प्रोग्राम वापस आएगा अब प्रोग्राम काउंटर की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, 1011 हो जाएगी, ताकि अब प्रोग्राम यहाँ से रन होना स्टार्ट हो, ठीक है। तो वो स्टैक से इस मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को रिट्रीव करेगा और उसके अकॉर्डिंग ये परफॉर्म करना स्टार्ट करता है। तो इस तरीके से आपका स्टैक सेगमेंट काम करता है। स्टैक की इसी वजह से जरूरत पड़ी। अच्छा आप इसको भी देखिए,
एक्स्ट्रा सेगमेंट भी एक सेगमेंट बना है। एक्स्ट्रा सेगमेंट का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जब भी हमें कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट या स्टैक सेगमेंट में कहीं कुछ मेमोरी लोकेशन में कमी आएगी या किसी को रिट्रीव करना होगा तो एक्स्ट्रा सेगमेंट उन सबके लिए यूज होगा। कहने का मतलब ये है कि आपने इनका तो फिक्स मेमोरी लोकेशन कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद किसी एक में कोई ऐसा फंक्शन हो रहा है जिसमें डेटा ज़्यादा रिक्वायर है ना, डेटा ज़्यादा रिस्टोर हो रहा है, ऐसे कंडीशन में डेटा सेगमेंट को और बढ़ाना पड़ सकता है। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है डेटा सेगमेंट को या कोड सेगमेंट को या स्टैक सेगमेंट को प्रोवाइड किया गया है वो एक्स्ट्रा सेगमेंट की सहायता से प्रोवाइड किया गया है ना। अच्छा, अगर हम प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन में मेनली आपके 3 यूनिट्स, ये जो थ्योरी है आप इसको ना अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं, है ना। और इसके लिए ये पूरा थ्योरी आपको दिया गया है, डायग्राम के बाद भी एक थ्योरी है ना। तो इसको भी हम पूरा यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। पहले तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है एक सीक्वेंस में चीज़ें हो, है ना। तो उसके लिए हमारा एक सीक्वेंसर होगा जो कौन से सीक्वेंस में क्या क्या परफॉर्म होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कुछ काम बताता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारा कोई इंस्ट्रक्शन यहाँ पर रखा हुआ है ना, कहीं पर कोड सेगमेंट में। ये कोड सेगमेंट्स में जब इंस्ट्रक्शन को इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ले आते हैं तो यहाँ पर जो क्यू है वो 6 बाइट का है, मतलब आप 6 इंस्ट्रक्शंस को आप यहाँ पर स्टोर करा सकते हैं। जो पहला इंस्ट्रक्शन होगा ये क्यू है, तो जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो सबसे पहले आया होगा, ठीक है, और वो सबसे पहले रिलीज होगा। क्लियर है कि नहीं है ना। तो पहले 1 वाला आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया। और जब फेच करना होगा तो पहला इंस्ट्रक्शन फेच होगा। इसमें प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हमारी इस एड्रेस पर है। और जैसे ही हमारा इंस्ट्रक्शन फेच हो जाएगा, ये सारे इंस्ट्रक्शन फेच हो गए, इसमें से जब अब पहले इंस्ट्रक्शन को हम क्या करेंगे, डिकोड करेंगे। यही इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट को भी जाएगा और इसी इंस्ट्रक्शन को आप एलयू के लिए भी सेंड करेंगे। मतलब यहाँ डिकोड हो रहा है, डिकोड होने के बाद ये पूरा ऑपरेशन, तो 2 चीजें होंगी। जैसे आपने लिखा ऐड ए कामा बी, क्लियर है ना। ऐड का मतलब है एलयू में एडिशन परफॉर्म होगा, तो यहाँ पर जो एडर सर्किट होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा एलयू में। दूसरी चीज ए कामा बी का मतलब ए और बी जो डेटा है वो हमें जो भी ऑपरेंड होंगे वो ऑपरेंड को हमें यहाँ पर स्टोर कराना पड़ेगा। ऑपरेंड को यहाँ स्टोर कराना पड़ेगा या इसी पर जो भी डेटा हमारे पास अवेलेबल है यहाँ पर इन दोनों लाइन से आप वो डेटा इसको इनपुट करा देंगे। जो हमारा ऐड है, अच्छा, उसमें ए और बी को पहले रीड करना पड़ेगा, तो कंट्रोल सिग्नल जो भी इसको इंस्ट्रक्शन मिला उसके अकॉर्डिंग कोई सिग्नल जनरेट करेगा। नॉर्मली ये रीड सिग्नल जनरेट करेगा। अगर मेमोरी से रीड हो रहा होगा तो ये मेमोरी रीड सिग्नल इनेबल करेगा। मेमोरी रीड इनेबल होते ही आपका डेटा ए और बी से इनेबल हो जाएगा, रिसीव हो जाएगा। रीड करने के बाद इन दोनों का एडिशन होगा, फिर रिजल्ट को कहीं पर स्टोर करना होगा, तो उसको फिर कहीं पर स्टोर करेंगे। इसीलिए ये ऑपरेंड, फ्लैग, ये सारी चीजें दिखाई गई हैं, ठीक है। तो सीक्वेंस क्या है, पहले आपका कोई इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाएगा, फिर उसको डिकोड करेंगे। डिकोड करने के बाद बाइनरी बिट्स में समझ में आएगा कि कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होना है, मशीन समझ पाएगा। उसके अकॉर्डिंग एलयू में कोई ऑपरेशन सेलेक्ट होगा और जो रजिस्टर्स हैं उन रजिस्टर्स के जो डेटा होंगे ए और बी जो रजिस्टर्स है वहाँ के जो डेटा है उनको रिसीव किया जाएगा और एलयू में वो ऑपरेशन परफॉर्म होगा और परफॉर्म होने के बाद फिर हमारा कहीं पर स्टोर हो जाएगा। अच्छा, ये जो डेटा है वो कहाँ से आएगा, डेटा सेगमेंट से आएगा। और जब वापस इसको आप स्टोर करने जाएंगे तो फिर डेटा सेगमेंट में ही स्टोर करेंगे ले जाकर, ठीक है। मतलब जो हमारा ये हमारा क्या हो गया, ये पूरा का पूरा आप देखेंगे तो मेमोरी यूनिट हो गया। ये जो इंटरफेस है मेमोरी इंटरफेस है जो प्रोसेसर के बाकी सारे पार्ट्स के साथ इसको इंटरफेस कर रहा है। यहाँ पर जो ये पूरा सेक्शन है दिस इज बस इंटरफेस यूनिट। बस इंटरफेस यूनिट का मतलब ना सारे बसेस को इंटरफेस करने के लिए यहाँ पर ये यूनिट है जो एक दूसरे के साथ डेटा या एड्रेस को कम्युनिकेट कर पाता है। इसीलिए मेमोरी, प्रोसेसर, है ना, एलयू, कंट्रोल यूनिट, इंस्ट्रक्शन बाइट, इन सब के साथ जो आपका इंटरेक्शन हो रहा है दैट इज BUI, बस इंटरफेस यूनिट। और जो एलयू का पोर्शन है जहां पर एग्जीक्यूशन हो रहा है दिस इज एग्जीक्यूशन यूनिट। यहाँ पर एग्जीक्यूशन यूनिट हो रहा है। तो एग्जीक्यूशन यूनिट को अगर आप देखें तो इसके अपने रजिस्टर्स होंगे जिसमें डेटा सेगमेंट से आप डेटा को ले आकर पहले यहाँ स्टोर कराते हैं ए और बी में और फिर ए और बी के डेटा को आप यहाँ पर ऐड कराते हैं। क्लियर है कि नहीं, है ना। तो इस तरह से इस सीक्वेंस में ये पूरा प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो जाहिर सी बात है कि
हमारा जो प्रोसेसर है उसके 3 मेन फंक्शंस आपको दिखाई देंगे। एक तो ALU है आपका अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। एक आपका है मेमोरी और तीसरा आपका है सीक्वेंसर, किस सीक्वेंस में ये सारा ऑपरेशन परफॉर्म होना है ना। तो ये तीनों चीजें मिलकर एक प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन करते हैं। इसमें जो मेन सीक्वेंसर का काम है वो प्रोग्राम काउंटर भी करता है, मतलब ऐसे तो सीक्वेंसर में सीक्वेंस में लगे ही हैं, लेकिन अगर रजिस्टर को देखें तो प्रोग्राम काउंटर इज ए सीक्वेंसर रजिस्टर जो एक इंस्ट्रक्शन को एड्रेस कर रहा होता है ना। और जब ये इंस्ट्रक्शन आपका फेच हो जाता है तो ये नेक्स्ट एड्रेस को एड्रेस करने लगता है जहां पर दूसरा इंस्ट्रक्शन रखा गया है, जिसको इसके ठीक बाद रन होना है, ठीक है। एक तो हमारी ये बात हो गई। अच्छा, तो ये हमारा है। तो ALU में आपका जो मेन रजिस्टर होता है वो एक्यूमुलेटर होता है, जहां पर आप डेटा को सीधे सीधे स्टोर कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ALU में आप डेटा को सीधे सीधे आप स्टोर नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन जैसा लिखा हो, मान लीजिए ऐसा है add R3, R2, R1, ये 3 एड्रेस फील्ड इंस्ट्रक्शन है। यहाँ पर 3 एड्रेस फील्ड्स है। इसका ये मतलब है कि R3 में R1 प्लस R2 हो जाएगा, तो R1 और R2 के डेटा को उठाएंगे और उसको R3 में ले आकर स्टोर करेंगे। तो कई बार एक्यूमुलेटर की जरूरत नहीं भी पड़ती है, लेकिन जो भी ऑपरेशन यहाँ पर एडिशन परफॉर्म हुआ है पहले वो एक्यूमुलेटर में ही आएगा, उसके बाद फिर उसको R3 में स्टोर करेंगे। तो एक्यूमुलेटर में जो हमारे फ्लैग्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। आप देखो सबसे नीचे फ्लैग यहाँ पर है। तो फ्लैग का क्या मतलब है? फ्लैग एक रजिस्टर है जो ALU में जो एक्यूमुलेटर में जो रिजल्ट हमारा स्टोर हुआ है उसके स्टेटस को बताता है, ठीक है। जैसे वो उस साइन के बारे में बताएगा, जो भी रिजल्ट आया है एक्यूमुलेटर में उसका साइन क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके पैरिटी के बारे में बताएगा, है ना। उसके ऑक्सिलरी कैरी के बारे में बताएगा, उसके आपके ये उसके कैरी के बारे में बताएगा, कैरी उसका हाई है या लो है, और उसके जीरो के बारे में बताएगा, एक्यूमुलेटर का जो डेटा है वो जीरो है या नॉन जीरो है। तो इन सबको इन्फॉर्म करने के लिए 8 बिट का एक रजिस्टर जिसमें 5 ही फ्लैग होते हैं, बाकी 3 खाली बिट्स है ना। तो ये जो 5 बिट है अवेलेबल, ये 8085 में होता है नॉर्मली। 8086 में ये नंबर ऑफ स्टेटस बिट्स की संख्या बढ़ जाती है। 16 बिट का रजिस्टर होता है, उसमें कई सारे बिट्स होते हैं जो फ्लैग के बारे में इन्फॉर्म करते हैं। और इनकी सहायता क्यों जरूरत है इसकी? अगर हमारा साइन नेगेटिव आ जाए तो हम ये जान पाएंगे कि भाई हम सब्ट्रैक्शन कर रहे थे और A से हमने B को माइनस किया और नेगेटिव आया, तो पता तो चल जाएगा ना A की वैल्यू छोटी है और B की वैल्यू बड़ी है ना। और उसके आधार पर हमको डिसाइड कर पाएंगे कि हाँ अब हम ये पर रोक सकते। जैसे हम डिवीजन करते हैं मान लीजिए, है ना। तो डिवीजन हमने किया, तो मान लो हमने 13 को 4 से डिवाइड किया, 4 3 जा 12 ये आ गया और एक बचा। अब फिर 4 क्या फिर डिवाइड कर पाएगा? नहीं करेगा, क्योंकि हम 1 - 4 चेक कर लेंगे, दिस इज -3, नेगेटिव वैल्यू आते ही क्या करेंगे? डिवीजन को रोक देंगे। सो दिस ऑल साइन, पैरिटी, ऑक्सिलरी कैरी, कैरी जीरो, दीज आर इम्पोर्टेंट स्टेटस बिट्स जिनकी सहायता से बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये आपका फ्लैग रजिस्टर भी प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट होता है। तो इस तरह से हम चीजों को समझ पाएंगे। तो ये हमारा प्रोसेसर ऑर्गेनाइजेशन था। इससे रिलेटेड और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। आपको कोई ऐसे लगता है कि कुछ इसमें क्वेश्चंस आपको बनता है तो आप YouTube चैनल ये वीडियो लिंक के कमेंट बॉक्स में जाकर आप आंसर कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर आप संपर्क करें, ठीक है। तो इसके अलावा आप सजेशंस भी दीजिए कि कहाँ पर कुछ कमी रह जा रही है, उसको भी हम इम्प्रूव करने का प्रयास करेंगे। आपके लिए अपनी तरफ से हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये जो भी कंटेंट है, ये जो बच्चों के सजेशंस आए थे अभी तक, उनकी वजह से ये धीरे धीरे और इम्प्रूव करते जा रहे हैं, है ना। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। आप सभी को नमस्कार।